साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। इस समय क्लास मध्यकालीन भारत का इतिहास की चल रही है। उसके अंतर्गत तुगलक वंश के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आज जो हमारी क्लास होगी वह है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया जो राजधानी परिवर्तन है उसको जानेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जितनी हमारी क्लासेज हैं आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट है पूरे इतिहास का आपको मिलता रहेगा। हमने प्राचीन इतिहास का पूरा प्रैक्टिस सेट PDF बना के इसी तरीके से पूरा सॉल्व करवाया है। तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए जो तमाम प्रकार के प्रयोग थे, जो अपने साम्राज्य में योजनाएं लागू की गई थी, उन योजनाओं की चर्चा के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तित किया था वो किन कारणों से किया था और उसके विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने जो अपने अपने विचार दिए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तन की यह उसकी सर्वाधिक विवादास्पद योजना थी। अगर राजधानी परिवर्तन की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कब किया था, तो 1327 ईस्वी में। और फिर आगे देखिए 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके देवगिरी कर दी। यहाँ पे फिर प्रश्न बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली से कहाँ को बनाया था, तो वह था देवगिरी। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आगे आ रहा है कि देखिए जब देवगिरी को दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया तो देवगिरी का नाम बदल करके देवगिरी से दौलताबाद रख दिया। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है, कि देवगिरी का नाम दौलताबाद किस शासक ने रखा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। कब रखा था? 1327 ईस्वी में। दौलताबाद का नाम किसका नाम बदल के रखा गया, तो देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया। अब देखिए जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से यह बताने का प्रयास किया कि किन कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके देवगिरी को बनाया था। उसी कड़ी में देखिए एक नाम है फरिश्ता, इतिहासकार है फरिश्ता। इन्होंने कहा कि उसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को चुना क्योंकि उससे वह अधिक परिचित था। फरिश्ता महोदय यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन की बात अपने दरबारियों से की, उनसे समझने का प्रयास किया कि राजधानी परिवर्तन हम किन आधार पे करें, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कहाँ को बनाया जाए, तो जो उसके सलाहकार थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को बताया कि आप अपनी राजधानी अगर बदलना चाहते हैं तो आप अपनी राजधानी दिल्ली से बदल करके उज्जैन को बना लीजिए। यह बात उनके सलाहकारों ने कही। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है, कहा नहीं, हम उज्जैन को अपनी राजधानी नहीं बनाएंगे बल्कि अपनी राजधानी हम देवगिरी को बनाने
जा रहे हैं। अब उसके एवज में उसने एक तर्क दिया कि हम देवगिरी को इसलिए राजधानी बनाने जा रहे हैं क्योंकि देवगिरी से हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, उस क्षेत्र के विषय में अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए हम देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने जा रहे हैं। यह बात किसने कही? यह बात फरिश्ता ने कही थी। ठीक, अब आगे देखिए, एक इतिहासकार लेखक हैं जिनका नाम है अल उमरी। क्या नाम है? अल उमरी। इन्होंने 1326 ईस्वी के दशक में एक किताब लिखी थी, वो भी अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में। उस किताब का नाम था मसलिक उल अबसार। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था मसलिक उल अबसार। ठीक है, अल उमरी ने जब मसलिक उल अबसार नामक किताब को 1326 ईस्वी में लिखा, तो उसमें लिखते समय उसमें इस बात को भी लिखा कि सल्तनत की 2 राजधानियां थी। दोनों राजधानियों का उसमें नाम दिया है, जिसमें एक दिल्ली का नाम लिखा है, दूसरा देवगिरी का नाम लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कुबातुल इस्लाम या इस्लाम का महानगर। इस तरीके से तमाम प्रकार के जो नाम है वह अल उमरी महोदय ने अपनी पुस्तक मसलिकुल अबसार में उल्लिखित किया है। अब देखिए, इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि मोहम्मद तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाह दिल्ली एवं तख्तगाह देवगिरी अंकित है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी परिवर्तित की है, उनके नामों का उल्लेख पहली बार तो किया गया है, अल उमरी ने अपनी पुस्तक में किया है मसलिक उल अबसार में, जो उन्होंने 1326 ईस्वी में लिखी। अब इसी बात का प्रमाण जो अल उमरी ने तथ्य दिया है, इसी बात की पुष्टि अगर कहीं से होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में जो सिक्के जारी करवाए थे, उन सिक्कों पर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दोनों राजधानियों के नामों का अंकन करवाया और दोनों जो राजधानियां हैं उनके नाम को लेकर के लिखा कि तख्तगाह दिल्ली तथा तख्तगाह देवगिरी। ठीक, ये बात आपको समझनी है। आगे देखिए, वस्तुतः इससे पूर्व या उसके बाद भी भारतीय शासकों ने राज्य के नियंत्रण हेतु 2 राजधानियां रखी। अब यहाँ पे आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही केवल 2 राजधानियां बनाई। अब मोहम्मद बिन तुगलक के पहले भी बहुत से ऐसे शासक हुए और उसके बाद भी ऐसे साम्राज्य स्थापित हुआ जिन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए 2 राजधानी बना करके वहां से शासन सत्ता को बहुत अच्छे तरीके से संभालने का प्रयास किया। अगर वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जिन्होंने 2 राजधानियां बनाई, उनमें अगर पहले नाम की चर्चा करें तो कुषाणों के समय जो कुषाण थे, उन्होंने अपने शासन सत्ता को चलाने के लिए 2 राजधानियां बनाई। पहले राजधानी का नाम है पेशावर और दूसरी का नाम है मथुरा। अर्थात कुषाणों ने 2 राजधानियां बनाई थी, पहला था पेशावर, दूसरा था मथुरा। अब उसके बाद आगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भी 2 राजधानियां बनी, पहले का नाम है पाटलिपुत्र, दूसरे का नाम है उज्जैन। ठीक, अब देखिए, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के पहले की बात है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं जब अंग्रेज भारत पे अपनी शासन सत्ता स्थापित करते हैं, उन्होंने भी 2 राजधानियां बनाई थी, जिसमें से पहली राजधानी कलकत्ता को बनाया और दूसरी राजधानी उसने शिमला बनाया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अब ये तो बात इतिहासकार की रही। अब इसमें देखिए, एक इतिहासकार आते हैं बरनी। बरनी ने भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तन किया है उसके पक्ष में
जो बातें कही हैं कि किन कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन उसे आवश्यकता पड़ी, तो उन बातों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया बर्नी ने। तो बर्नी कहता है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं से उसकी एक जैसी दूरी थी, इसीलिए राजधानी के रूप में उसका चयन किया गया। बर्नी महोदय बताने का प्रयास करते हैं कि जो देवगिरी है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह उसके जो साम्राज्य विस्तार है मोहम्मद बिन तुगलक का, वह पूरे साम्राज्य के बीचों बीच स्थित थी। अर्थात चाहे उत्तर की तरफ जाए, चाहे पूर्व की तरफ जाए, चाहे दक्षिण की तरफ जाए, चाहे पश्चिम की तरफ जाए, इन तमाम जो दूरियां साम्राज्य की हैं उसके बीचों बीच ये स्थित था। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से हटा करके अपनी राजधानी देवगिरी को बनाने का निर्णय लिया था। अब देखिए ये तो बात बर्नी की हो गई। अब यहाँ पे एक इतिहासकार आते हैं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अगर राजधानी परिवर्तन करने चाहिए तो उसका जो कारण था वह था मंगोलों का जो हमला बार बार होता था, उसी से अपने साम्राज्य को सुरक्षित या अपनी जो राजधानी उसे सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की, जिन्होंने मंगोल हमलों से सुरक्षा की बात कही है। अब एक इतिहासकार आते हैं, इनका नाम है हबीबुल्ला। हबीबुल्ला महोदय ने कहा कि दक्षिण भारत को मुस्लिम सभ्यता का केंद्र बनाने हेतु उसने राजधानी परिवर्तन किया था। अब देखिए हबीबुल्ला महोदय ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि अब वह दक्षिण भारत में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, वहां पे भी मुस्लिम सभ्यता को केंद्र बनाने की उसकी इच्छा थी। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से हटा करके अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित करना चाहा। ये तो बात हो गई हबीबुल्ला जी की। अब देखिए यहाँ पे आते हैं ईसामी। ईसामी इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति तोड़ने हेतु मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित करना चाहता था। अब यहाँ पे ईसामी महोदय यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो दिल्ली की जनता थी ये बार बार विद्रोह करने को उतर आती थी, हमेशा अराजकता फैलाए रखते थे, तमाम प्रकार की अव्यवस्था राजधानी में दिल्ली में उपस्थित किए रहते थे। तो उन्हीं सब को दंडित करने के लिए जो इनकी शक्ति बढ़ी हुई है, जब राजधानी परिवर्तित कर दिया जाएगा धीरे धीरे इनकी शक्ति वहां पे टूट जाएगी। अर्थात जो अमीर नागरिक हैं, जो उद्दंड नागरिक हैं, उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी किया था। अब देखिए यहाँ पे एक इतिहासकार हैं इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। अब इन्होंने अपना जो तर्क दिया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले मोहम्मद तुगलक को निंदनीय पत्र लिखते थे, इसलिए उनको दंड देने हेतु उसने राजधानी परिवर्तन किया। तो यहाँ पे इब्न बतूता महोदय यह बताने का प्रयास किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि जो दिल्ली की जनता थी वह मोहम्मद बिन तुगलक को निंदनीय पत्र लिखा करते थे, गाली गलौज वाले पत्र लिखा करते थे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक परेशान हो गया था और उन्हीं को दंड देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को बदल करके दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो रही तमाम प्रकार की बातें जो तमाम प्रकार के इतिहासकारों ने अपनी तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि महत्वपूर्ण है कि राजधानी परिवर्तन कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, बल्कि एक सुविचारित नीति के तहत ऐसा किया गया था।
अब देखिए, अगर कोई साम्राज्य है, अगर वहां पे किसी भी तरीके की व्यवस्था स्थापित करनी है, किसी योजना को लागू करना है, कोई राजधानी परिवर्तन करना है, तो उसको करने से पहले एक विचार विमर्श तमाम जो उनके खास होते हैं, दरबारी होते हैं, जो सचिव होते हैं, उनसे किया जाता है। उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी परिवर्तन की बात करना चाहा, तो उसके पहले उसने बहुत सोच समझ करके ये फैसला किया, बहुत विचार किया। इसी बात को लेकर के इब्न बतूता महोदय ने कहा कि सुल्तान ने दिल्ली के नागरिकों के घर खरीद लिए और उनका मूल्य उन्हें दे दिया गया। इब्न बतूता महोदय ने कहा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी परिवर्तन करना चाहा, तो जो वहां पे नागरिक थे दिल्ली के, वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि आप लोग परेशान ना होइए, आपका जो घर है, आपने जितनी कीमत लगाकर घर को बनाया है, बसाया है, हम उससे उस मकान का एक जो उचित मूल्य है उसे हम दे देंगे, आपसे आपका मकान खरीद लेंगे, जितना पैसा आपको लगा दे देंगे। उसके बाद आपको चल करके वहाँ देवगिरी में बसने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत आपको कोई किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। इस तमाम बातों को इब्न बतूता बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सभी नागरिक, जो सभी लोगों से देवगिरी जाने का आदेश नहीं दिया है। तो इब्न बतूता ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, वो ऐसा नहीं किया कि सभी लोगों को दिल्ली जाने का आदेश दे दिया। उसने सभी लोगों को दिल्ली से देवगिरी जाने का आदेश सभी लोगों को नहीं दिया। बस केवल कुछ जिनके जो चुनिंदा लोग थे, जो साम्राज्य को संचालित करते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो उनके खास थे, उन्हीं लोगों को वहां पे बदल करके लेके जाना चाहता था। अब देखिए, अतः यह व्यापक निष्क्रमण नहीं था, अर्थात जो राजधानी परिवर्तन है, इसका जो क्षेत्र है, राजधानी को छोड़ना, ये बहुत विस्तृत तरीके पर नहीं था कि पूरा का पूरा शहर खाली हो गया। बस केवल कुछ जो चुनिंदा लोग थे, उन्हीं को लेकर के देवगिरी हुआ गया था, ताकि जो शासन प्रशासन अच्छे थे वहां से संचालित किया जा सके। अब देखिए आगे लिखा है, केवल गणमान्य व्यक्तियों जैसे सूफी थे, हकीम थे, आदि को जाने का आदेश दिया था। तब यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो उनके गणमान्य व्यक्ति थे, उन गणमान्य व्यक्तियों की अगर बात किया गया यहाँ पे, जो सूफी संत थे, जो सूफी लोग थे, जो हकीम लोग थे, जो प्रशासनिक लोग रहे होंगे, जो उनके खास रहे होंगे, उन्हीं को केवल दिल्ली से देवगिरी जाने का आदेश उसने दिया था। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने जा रहा है कि देवगिरी जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन करने की बात कही, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली से देवगिरी को भेजा था, तो उसमें देखिए नाम आ जाता है देवगिरी। सबसे पहले उसकी माँ मखदूम ए जहां को भेजा गया। आपको समझना है, सबसे पहले देवगिरी जब उसने राजधानी परिवर्तन किया, अगर किसी को भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी माताजी को वहां पे भेजा था। यहाँ पे भी प्रश्न बनेगा कि देवगिरी को भेजा जाने वाला सबसे पहले कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की माताजी थी। यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की माता का क्या नाम है, तो उनका नाम था मखदूम ए जहां। यही आपको समझना है, मोहम्मद बिन तुगलक की माता का क्या नाम है, मखदूम ए जहां। ठीक, अब देखिए, पहले तो अपनी माता जी को वहां पे भेज दिया, उसके बाद दिल्ली के जो कुलीन लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो संभ्रांत लोग हैं,
उनको भेजा गया, उलेमा को भेजा गया, जो धार्मिक लोग थे, जो सूफी शेख थे, उन्हें एक एक करके दिल्ली भेजा गया। अब देखिए, तीसरे दिल्ली वीरान भी नहीं हुई, जैसे कि बर्नी बताता है। यहाँ पे ये बताने का प्रयास है कि केवल कुछ लोगों को भेजा गया था, दिल्ली पूरी तरीके से वीरान नहीं हुई है, नहीं हुई थी, कि जैसे कि ये बर्नी जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास किया। अब बर्नी बताता है कि जब दिल्ली से देवगिरी राजधानी बना दी गई तो किस तरीके से दिल्ली पूरी तरीके से वीरान हो गई, उसी की चर्चा यहाँ पे बर्नी करना चाहता। बर्नी बताता है कि दिल्ली में केवल कुत्ता एवं बिल्ली शेष बचे थे। आपको ध्यान देना है, बर्नी कहता है कि जब उसने राजधानी परिवर्तन कर लिया तो दिल्ली में केवल कुत्ता और बिल्ली ही बचे थे, इसके अलावा कोई भी वहां पे नहीं बचा था। अब इसी बात को लेकर के 2 कदम और ऊपर बात फेंकने की बात करी। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कहा कि एक अंधा और एक लंगड़ा बचा था। गजब की बात इन्होंने की। बर्नी कहते हैं केवल कुत्ता बिल्ली बचे थे, इसके अलावा कोई नहीं बचा था। इब्न बतूता 2 हाथ और चढ़ा के बोल देते हैं कि भैया दिल्ली में जब राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, केवल अंधा और लंगड़ा ही बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा था। अब देखिए, अब यहाँ पे ईसामी आते हैं, वो इब्न बतूता से 4 हाथ और चढ़ा के बोल देते हैं। अब ईसामी महोदय ने कहा कि सुल्तान ने आदेश दिया कि दिल्ली को जला दिया जाए। गजब की बात है। अब यहाँ पे जो समकालीन इतिहासकार थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस राजधानी परिवर्तन की जो बात थी उसको इस तरीके से बताने का प्रयास किया। इन बातों से यही स्पष्ट होता है कि जो उनके इतिहासकार थे समकालीन, जिनके दरबारी कवि थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के इस फैसले से खुश नहीं रहे होंगे, इसीलिए तमाम प्रकार की बातें उन्होंने कही है गुस्से में। अब देखिए, जब राजधानी परिवर्तन हो गई तो लगभग 14 वर्ष तक उजाड़ रहने के बाद 1342 ईस्वी में ही जाकर दिल्ली पुनः आबाद हो सकी। अर्थात यहाँ पे आपको समझना है कि जब राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में हो गया, लगभग 14 वर्ष तक देवगिरी जो है वह राजधानी के रूप में स्थापित रही। उसके बाद 1342 का जब समय आता है, तब फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फैसला करता है अब हम अपनी राजधानी को देवगिरी से फिर दिल्ली को स्थापित करेंगे। ठीक है, अर्थात 1342 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद दिल्ली एक बार पुनः आबाद की गई। अब देखिए, यहाँ पे एक सूफी संत हैं मोहम्मद गेसुद राज, ये भी अब कुछ बताने का प्रयास करते हैं कि मोहम्मद तुगलक की बर्बादी के कारण बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया तथा अन्य मकबरों में एक मोमबत्ती भी नहीं बची थी। अब बताइए, सूफी संत जो है मोहम्मद गेसुद राय, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तन किया उसमें उसके विषय में तर्क देने का प्रयास किया कि जब राजधानी परिवर्तन हो गया तो जो बख्तियार काकी हैं, निजामुद्दीन औलिया थे और जो और तमाम प्रकार के विशिष्ट लोग हैं, इनका जो मकबरा है वहाँ पर एक भी मोमबत्ती नहीं बची थी, अर्थात उस पर मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं रह गया था। तो आगे देखिए, वस्तुतः दिल्ली पहले की तरह ही आबाद रही तथा पहले की तरह वहाँ के प्रशासन सख्त रूप से चलता रहा। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि इसी समय मुल्तान में बहराम किस्लू खान ने विद्रोह कर दिया
तो उससे दिल्ली से सेना भेजी गई थी और वहीं सेना जाकर के उसे हरा दिया था। आपको यहाँ समझना है, जो इतिहासकार तमाम प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, तमाम प्रकार की लोकोक्तियाँ के हिसाब से उन्होंने कहा कि दिल्ली किस तरीके से उजाड़ हो गई, यह बात पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि दिल्ली बर्बाद नहीं हुई थी, बल्कि पहले की तरह ही आबाद थी। केवल कुछ विशेष लोग ही देवगिरी गए थे। इस बात का प्रमाण इस बात से भी लगाया जाता है कि एक बार मुल्तान में, जो उसका साम्राज्य के अंतर्गत था, मुल्तान में एक था बहराम किसलू खां, उसने कर दिया विद्रोह। जब विद्रोह कर दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि दिल्ली में हमने जो सेना रखी है उस सेना को आप भेजिए और मुल्तान का जो विद्रोह है आप उसे दबा दीजिए। और फिर दिल्ली से सेना भेजी गई मुल्तान में किसलू खां के खिलाफ, और उस सेना ने बहराम किसलू खां को जा करके मुल्तान में हरा दिया। इस तरीके से आपको समझना है कि जो दिल्ली है बर्बाद नहीं हुई थी, बल्कि एक प्रशासनिक रूप से दिल्ली अभी भी सशक्त थी। आगे देखिए, दिल्ली एवं दौलताबाद के बीच संपर्क बना रहा। इसी बात की पुष्टि हुई है कि जब मुल्तान में विद्रोह हुआ, किसलू खां के विद्रोह को दिल्ली की सेना ने जाके दबा दिया, तो इसी बात का यह प्रमाण होता है कि दिल्ली और दौलताबाद के बीच अभी भी संबंध जो थे, संपर्क पूरी तरीके से बने रहे। अर्थात कह सकते हैं कि दोनों मुख्य प्रशासनिक केंद्र बने रहे। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली से दौलताबाद की यहाँ पे दूरी की बात की गई, आपको समझना है दिल्ली से दौलताबाद के बीच की दूरी। दिल्ली, ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली से दौलताबाद के बीच की दूरी 700 मील थी। कितनी थी? 700 मील थी, अर्थात 1500 किलोमीटर थी। ठीक, यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा कि दिल्ली से दौलताबाद के बीच की जो सड़क बनी थी तो वह किसने बनवाया था? तो बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली से दौलताबाद के बीच जो यात्रा हुई थी कुल कितने दिनों तक चली थी? तो यह चली थी 40 दिनों तक। अर्थात जब मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन कर रहा था, लोगों को या खुद को जब दिल्ली से चला दौलताबाद के लिए या देवगिरी के लिए, तो जो दूरी थी वह 40 दिनों में 1500 किलोमीटर अर्थात 700 मील चलने में समय लगा था। अब देखिए, समस्या इस बात की हुई कि जो निर्णय लिया गया यह समस्या थी कि यह जो प्रवास हुआ लोगों का गर्मी के मौसम में किया गया। भाई गर्म, भयंकर गर्मी। अब देखिए, इसी बात को लेकर के इसामी महोदय ने कहा, वह सूफी जो थे उच्च स्वर में विलाप करते चले गए, उन व्यक्तियों के समान जिन्हें जीवित दफन किया जाना हो। यहाँ पे इसामी कहते हैं कि जब लोग दिल्ली से देवगिरी जा रहे थे, जो सूफी संत थे, जो सूफी लोग थे, वो तेज आवाज में या उच्च स्वर में रो रहे थे। इस तरीके से वो रो रहे थे कि जैसे किसी व्यक्ति को मरने के बाद लोग रोते हैं, या जैसे उन्हें जिंदा दफनाया जा रहा हो। आगे देखिए, ये तो बात कहे इसामी महोदय। अब बर्नी महोदय ने कहा कि दौलताबाद के चारों ओर मुसलमानों के मकबरे प्रकट हुए। यहाँ पे आपको समझना है कि बर्नी महोदय ने इतना बढ़ा चढ़ा के बात कही है कि जब दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की जा रही थी तो उस रास्ते में इतने मुसलमान मर गए कि जब दौलताबाद लोगों को ले जाया गया तो वहां पे मरने वालों की संख्या अनगिनत हो गई।
जब उनको दफनाया गया तो ऐसे लग रहा था कि पूरा दौलताबाद के चारों तरफ केवल मकबरा ही है, अर्थात बहुत सारे लोग इस यात्रा के दौरान मारे गए थे या मर गए थे। आगे देखिए, कुछ समय पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया था कि जिस तरह दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वैसे ही दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पे आपको समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी परिवर्तन कर दिया, जब दौलताबाद चला गया, जब वहां से शासन सत्ता को संचालित करने का प्रयास किया, तो उसे यह आभास होने लगा कि दौलताबाद से भी हम पूरी तरीके से शासन सत्ता को अच्छे से संचालित नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम दिल्ली से दक्षिण को संचालित करने में हो रही थी, वही समस्या दौलताबाद से उत्तर भारत को संचालित करने में हो रही थी। इसी बात को ध्यान में रखकर के 14 वर्ष बाद एक बार पुनः दौलताबाद से दिल्ली को अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं एक इतिहासकार स्टेनले लेनपुल। इन्होंने कहा कि दौलताबाद को एक गुमराह शक्ति का स्मृति चिन्ह कहा। स्टेनले लेनपुल ने दौलताबाद को कहा कि यह एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा कि किस इतिहासकार ने दौलताबाद को एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह कहा है, तो उनका नाम है स्टेनले लेनपुल। ठीक, आगे देखिए, लेकिन इन्होंने जो बात कही है यह बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इस प्रवास से कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले थे। ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी परिवर्तित की गई कि उसका जो परिणाम निकला वह कुछ भी नहीं था। इस परिणाम में कुछ सकारात्मक पहलू भी निकल के सामने आए। जो सकारात्मक पहलू निकल करके आए, उस बात को इसामी महोदय ने खुद बताने का प्रयास किया है कि यद्यपि दिल्ली की जनसंख्या का 10वां भाग ही देवगिरी पहुंचने में सफल रहा, जिन्होंने इस प्रदेश में गौरव लाया। यहाँ पे आपको समझना है कि इसामी महोदय ने यह बताने का प्रयास किया कि दिल्ली के सभी लोग दौलताबाद तो गए नहीं थे, बस केवल उसका 10वां भाग ही देवगिरी पहुंचा। और जो वहां पे विशिष्ट लोग देवगिरी पहुंचे थे, उन्होंने जब देवगिरी पहुंचा, 14 साल वहां पे रहा, तो वहां पे बहुत कुछ परिवर्तन किया। अपने विचारों को, जो सांस्कृतिक बातें हैं, या तमाम प्रकार की जो वहां पे परिवर्तन इन्होंने किया, उन्होंने जो गौरव बढ़ाया, तमाम प्रकार के निर्माण किए गए। इस तरीके से जब दौलताबाद गए तो वहां पे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए, इसी समय दक्कन में जो सूफी, हकीम तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी गए थे, उन्होंने दक्कन में तुर्की सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाया। यही आपको देखना है कि जब दौलताबाद में सूफी संत गए, हाकिम लोग गए और प्रशासनिक अधिकारी गए थे, तो दिल्ली जो दौलताबाद है उसे भी जो तुर्की सांस्कृतिक मूल्य हैं वहाँ पे फैलने का उन्होंने कार्य किया। वहाँ पे इस्लामिक धर्म को प्रचार प्रसार करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए, यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में शस्त्र लेके गया था, तो वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां शास्त्र एवं संस्कृत का निवेश किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए, पहला बिंदु यहाँ पे है कि अमीर खुसरो ने सही फतुल औसाफ में देवगिरी के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पे आपको देखना है, प्रश्न बनेगा कि अमीर खुसरो की किस पुस्तक में देवगिरी के सौंदर्य का वर्णन है। तो
अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक सही फतुल में जो सही फतुल है अवसाफ, इसी में देवगिरी के विषय में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। अब देखिए, वह मोहम्मद बिन तुगलक के 1321 ईस्वी में देवगिरी जाने का भी उल्लेख किया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली कब गया था? पहली बार 1321 ईस्वी में गया था। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तन किया, उसके विषय में जो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने जाना। यहाँ से आपको कोई भी परीक्षा होगी, कहीं न कहीं से आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।